ओके, सो कल हमने लास्ट लेक्चर में केमिस्ट्री में डिस्कस किया कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितने सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, हमने देखा था कि कहीं कहीं पर आधी फील्ड है, मतलब पूरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, हाफ फील्ड ऑक्टेट है, फिर भी वो स्टेबल है। ओके, जैसे कि हमने बैरियम हाइड्राइड BaCl2, बोरोन था वो BeH2, ओके, सो वो बेरिलियम हाइड्राइड था, बोरॉन ट्राइक्लोराइड था। ओके, सो उनमें कैसा केस था कि ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं था, फिर भी वो स्टेबल थे। फिर हमने ऐसा केस देखा जैसे कि SF6, ओके, उसमें ज्यादा था, ऑक्टेट से ज्यादा था, मतलब 8 की जगह 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर भी वो स्टेबल था। और हमने बहुत सारे दूसरे केस भी देखे, वेर एज सपोज ग्लोबल गैस, ओके, जेनॉन फ्लोराइड था, जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड था, ओके, वैसे क्रिप्टॉन फ्लोराइड है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स है वो कैसे बने? वैसे तो हम बोलते हैं कि वो लोग स्टेबल है और वो लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हमने बनाया ये कंपाउंड, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जेनॉन फ्लोराइड, क्रिप्टॉन फ्लोराइड, ये सारे हमने नहीं बनाए हैं, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में से हमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स कोई कंबाइन, फोर्सफुली कंबाइन नहीं करवाया, वो हुआ है, नेचुरली हुआ है। सो ये कंबाइन हुआ है, मतलब कि उन्होंने क्या किया है, रिएक्ट किया है। सो वो मतलब पूरा हमने जो बेस लिया एकदम कि ये लोग जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनको अलग रखा। लेकिन समझो कि मतलब जैसे कि तुम क्लास 1 से क्लास 12 तक, फिर कॉलेज में इतनी सारी पढ़ाई करी, 25 साल तक तुमने पढ़ाई की, और फिर कोई आके बोले ये भाई इसका कुछ मीनिंग नहीं है तो क्या होगा? ओके, अरे क्या कर रहे थे हम अब तक? ओके, तो वैसे ही हमने पूरा का पूरा कितने सारे थियरम हमने नोबल गैसेस के ऊपर ही रखे हैं कि ये हमारा बेस है। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी वो रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, वो रिएक्टिव है, तो फिर ये क्या बात हुई, मतलब किसका माने अब? तो लुईस का जो ऑक्टेट रूल है, ओके, वो हर जगह वैलिड नहीं है। सो देयर आर लिमिटेशंस ऑफ द लुईस ऑक्टेट रूल। ओके, तो वो सारी हमने देखी। एडिशनली हमने ये भी देखा कि लुईस ऑक्टेट रूल से ना मॉलिक्यूल का शेप का कुछ पता चलता है, ना एनर्जी का पता चलता है, कितनी एनर्जी दे रहा है, ले रहा है, ना कि उसकी स्टेबिलिटी का कुछ पता चलता है। हमें ये सब कुछ भी नहीं पता चलता, एक्चुअली पता चलना चाहिए, ओके, बट कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये भी क्या है, लिमिटेशंस है। ओके, ऑक्टेट रूल की क्या है, लिमिटेशंस है। सो टुडे वी विल सी कि अगर पता नहीं चलता तो पता चलता कैसे है। ओके, ये पता नहीं चलता है, एक्सेप्टेड, तो फिर पता चलेगा कैसे, दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड दैट्स वाई हम आज देखने वाले हैं आयनिक और से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, हाँ, हमने कल जो ये फॉर्मल चार्ज जो पढ़ा था, करेक्ट, उसके थ्रू हम इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे ना कि कितने वैलेंस नहीं है, इसके थ्रू किसकी इंफॉर्मेशन थी? फॉर्मल चार्ज के थ्रू वो इंफॉर्मेशन थी कि जो हम सपोज लिख देते हैं ऊपर आयन का चार्ज, ओके, जैसे कि NO2-1, तो ये जो -1 है वो किसका है, N का है, या फिर ये 2 ऑक्सीजन में से भी किसका है, जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया उसका है, जिसने डबल बॉन्ड बनाया उसका है, या दोनों ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया वो, तो किसका है ये? मतलब टोटल हमारे पास 3 एटॉम्स है, 1 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन NO2 में। तो ये जो -1 हमने लिख दिया वो है किसका, वो चार्ज किसका है, वो एग्जैक्टली किसका है, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी हमें मिलता है, बट वहां पर भी लिमिटेशंस है। हम रेजोनेंस वाला, जैसे हमने कल भी बात की थी कि रेजोनेंस थियरी हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है,
ओके जैसे कि कल मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, बट हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन O3 की। ओके तो कभी एट वन पॉइंट ऑफ इंस्टेंट यहाँ डबल बॉन्ड है, एट अनदर पॉइंट ऑफ इंस्टेंट दिस साइड डबल बॉन्ड इज देयर, सो वो कंटिन्यूअसली मूव ऑन करता रहता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो चार्ज है वो किसका है? तो फिर हमें पता चला कि भाई डबल बॉन्ड है वो नहीं, लेकिन यहाँ सपोज +1 है, यहाँ -1 है, वैसे न्यूट्रल होता है। दैट वी आर गेटिंग, दैट चार्ज वी आर गेटिंग, कि जो हमारा ओवरऑल चार्ज हम बोलते हैं कि सपोज SO4-2 सल्फेट का हम बोलते हैं SO4-2, ओके से कार्बोनेट का -2 बोलते हैं जैसे CO3-2, ओके। तो ये जो हम बोल रहे हैं वो किसका चार्ज है? ये -2 है किसका? CO3-2, तो -2 C का है, कौन से O का भी है, तो कौन से O का है? 3 O है, CO3 है, तो कौन से O का और कितने बॉन्ड बनेंगे वो सब कुछ हमें पता चला, समझ में आ गया? सो वो हमें बताता है कि किसका चार्ज है। वो फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला जो हमारा था, क्या था फॉर्मूला? रिवाइज करो एक बार, क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ क्या था बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हाफ इनटू बॉन्ड। ओके सो गिव मी वन एग्जांपल से। O3 O3 ये रहा O3, ओके तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज ये मेरा 1 नंबर है, ये 2 है और 3 है, मुझे 2 नंबर वाले का चार्ज पता करना है। तो 2 में सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 माइनस उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ रुको बना देते हैं, ओके ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 से 5 6 एंड 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 एंड नहीं 7 1 2 3 4 5 6 एंड से 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। हाँ अब बताओ। सेकंड में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो -4। इसमें 4 फ्री, इसकी बात कर रहे हैं सेकंड नंबर की, ओके सो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो -4 माइनस हाफ इनटू बॉन्ड पेयर, मतलब -4 तो 1/2 इनटू 4 1/2 इंटू से 4 1 2 3 और 4 डन। तो 1 2 3 4 ये 4, तो कितना हुआ? 6 - 6 0, ये 3 मतलब 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, यस। तो 6 - 6 0, मतलब इसका कोई चार्ज है नहीं। डन, वैसे ही हमने कैलकुलेट किया था। अब इसका फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? सेम, बट उसमें चेंजेस सिर्फ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में और बॉन्डिंग पेयर में भी होगा। हाँ। ओके तो वहाँ पे चार्ज आएगा, नहीं तो सेम चार्ज आएगा ना, यहाँ 0 आया तो वहाँ भी 0 आ जाता है, लेकिन वहाँ आएगा एक जगह +1 आएगा और एक जगह -1, दैट वी हैव सीन। ओके जस्ट अ रिवीजन। ओके चलो नाउ जो अभी हम देखने वाले हैं, डन, वो कंसेप्ट हो गया। हाँ जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज आयनिक और से कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक और से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट तो पढ़ लिया भाई। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक और से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके चलो सो सबसे पहले बॉन्डिंग की बात करें, आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो जनरली जितने भी हमें पता ही है, जो हमारा अल्कली मेटल ग्रुप है, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप है, दे आर द इलेक्ट्रॉन क्या मेटल पॉजिटिव चार्जेस, दैट मीन्स वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, यस। सो दे आर द डोनर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, दे आर द डोनर्स, ओके। एंड सबसे ज्यादा वो लोग ही देते हैं, ओके। देन जो सबसे ज्यादा लेने वाला ग्रुप कौन सा है? हेलोजन ग्रुप, जो हमारे नोबेल गैस के पहले है, ओके। तो वो लेने वाला ग्रुप है, उसमें भी हमने देखा था फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक्सेप्टर, हाँ एक्सेप्टर, वो एक्सेप्शन हमने देखा था एटॉमिक रेडियस के कंसेप्ट में कि क्लोरीन और फ्लोरीन में थोड़ा चेंज है, बट हम बोलेंगे क्या कि उसकी एटॉमिक साइज अगर सबसे छोटी किसकी है?
फ्लोरीन की, तो वो ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, पर्टिकुलरली वो कंसेप्ट जब हम पढ़ रहे हो तो वो एक्सेप्शन बताना फ्लोरीन और क्लोरीन का जरूरी है। ओके, ये हमें पता था। तो अब जितने भी आयंस हमारे बन रहे हैं, जैसे कि हमारा बना CO3, उसके लिए ऊपर लिख दिया तुमने -2, NO लिख दिया, NO2 लिख दिया, -1 -2, कोई भी चार्ज लिख दिया। ओके, तो ये कंपाउंड के आयन बन रहे हैं। ओके, अब ये जो कंपाउंड के आयन बन रहे हैं वो सारे के सारे जनरली किसके बनते हैं, मतलब अगर जो प्लस हो, प्लस, ओके, जैसे कि हमारे अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, वो लोग ही प्लस करते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ओके, वो लोग क्या मतलब सभी आ गए, फिर बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सब क्या करेंगे, देंगे। तो उनके कंपाउंड जो है वो क्या है, देने वाले हैं। लेकिन एक ऐसा है, एक कंपाउंड, ओके, जैसे कि एक ही है पूरा NH4+, तो ये जो बना ये नाइट्रोजन है, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स है, उसका कंपाउंड है वो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। तो एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, मेटल्स है, सपोज सोडियम मेटल्स है, तो वो मेटल है तो देगा, और नॉन मेटल है तो लेंगे, करेक्ट। तो ये नॉन मेटल है तो उनका क्या होना चाहिए, नॉन मेटल से ही बना हुआ कंपाउंड है तो वो क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ले लेने चाहिए, मतलब वो माइनस बनना चाहिए। जस्ट लाइक दिस, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, वो -2 बन रहा है, वो +2 नहीं बनता। लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शन है। ओके, अंडरस्टूड, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सपोज ये है हमारा कार्बोनेट ग्रुप, कार्बन है हमारा नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी है हमारा नॉन मेटल। हमने देखा कि नॉन मेटल्स आर जनरली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारा हेलोजन ग्रुप है, उसके पहले वाला एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है 16 ग्रुप का, चाल्कोजन। ओके, सो चाल्कोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। ओके, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो दे विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, बट और उनके कंपाउंड भी दे विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उनको तो लेना ही है। बट एक ऐसा है जो होते हैं नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एमोनिया का आयन है ये। ओके, सो होते हैं नॉन मेटल्स और फिर भी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि दे आर द गिवर। तो ये एक एक्सेप्शन का याद रखना। अंडरस्टूड? ओके, सिंपल था ये एक एक्सेप्शन। नाउ अब हम बात करते हैं से NaCl की। ओके, सो NaCl की अगर बात करें, से क्या हो रहा है, हमारा Na था, Na मतलब 11, अब वो पूरी मैं नहीं लिख रहा, तुमको आता ही है। बट उसमें होता क्या है, जैसे हमने देखा था कि अगर सोडियम गैसियस आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले केस में हमने देखा था कि हमारा सोडियम है गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, और हम उसको एनर्जी देंगे, ऐसे एनर्जी देंगे, वो मारेंगे, तब जाके उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो से वो कौन सी एंथैल्पी हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, ΔIH, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, Na+, वो भी होगा गैसियस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। डन। ये था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, करेक्ट। ओके, तो ये थी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड देन अब हम बात करते हैं से क्लोरीन। तो क्लोरीन था मेरा अगेन गैसियस में। देखो, इलेक्ट्रॉन लेना हो या इलेक्ट्रॉन देना हो, गैसियस फॉर्म होना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। ओके, क्लोरीन है, प्लस हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो वो ऐसे तो ले नहीं लेगा, वो हमें एनर्जी दे देगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो उसने हमें एनर्जी दे दी और बन गया क्या, क्लोरीन Cl-। ओके, एंड एनर्जी रिलीज हुई जिसको हम बोलेंगे डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयन बनने के लिए, ये भी आयन बनने के लिए। लेकिन जब हम एनर्जी दे रहे हैं
दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होने से हमें आयन बन रहा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होने से आयन बन रहा है। देखो यहाँ पर एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, मतलब इसको हमने एनर्जी दी, उसने हमें इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन दिया उसको तो उसने हमें एनर्जी दी। रिवर्स, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया और सामने तुम्हें कुछ मिला नहीं, गिव एंड टेक वाला होगा। तुम एनर्जी दे रहे हो तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ अगर वैल्यू की बात करें तो से अराउंड 495 एंड 358, यहाँ पर वैल्यू है अराउंड पॉजिटिव में 495 एंड हियर 358 और 7 roughly kilojoule per mole and here also say kilojoule per mole। कहने का मीनिंग क्या है? प्लस माइनस बताया था उस टाइम पे भी, यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम में एनर्जी आएगी सो दैट इज पॉजिटिव, सिस्टम में से एनर्जी जा रही है दैट इज नेगेटिव। पैसे वाला एग्जांपल बताया था, तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे पॉकेट में कोई पैसे डाल रहा है, आ रहे हैं, तो वो तुम मालामाल हो जाओगे, तुम्हारा क्रेडिट बढ़ेगा दैट इज पॉजिटिव। और यहाँ पर कोई ले जा रहा है एनर्जी दैट मीन्स नेगेटिव। तो एंथैल्पी देखो, मतलब इतनी एनर्जी दे रहे हो तब जाके देखो दोनों के केस में कैसा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? 495 तुम दे रहे हो तब जाके तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और यहाँ पर तुम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो 495 नहीं दे रहा है। वो कितनी एनर्जी दे रहा है? सिर्फ 358 किलोजूल पर मोल। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है? पर मोल, मतलब कि सोडियम का 1 मोल तुमने लिया, सोडियम एटॉम कितना लिया एक्चुअल में? 1 मोल। तो 1 मोल सोडियम लिया है, उसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो तुम उसको कितने किलोजूल एनर्जी दोगे? 495 किलोजूल एनर्जी दोगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन देगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो हमने पढ़ा था। अब यहाँ की बात जो है वो क्या है कि अराउंड 147 जो भी हमारा आता है, अराउंड 147 वो एनर्जी तो रही गई। NaCl स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ये अभी बनाते हैं, इसको छोड़ो अभी, पहले हम Na+ और Cl- तो बनाए, उसके बाद हम NaCl बनाएंगे ना। तो यहाँ पर तुमने 495 एनर्जी दी और तुम्हें यहाँ पर मिली कितनी? 358। फिर भी हम तो लॉस में गए ना, मतलब हम लॉस में, यहाँ पे ज्यादा दे दी, यहाँ पे मिली लेकिन कम मिली, तो दैट मीन्स अराउंड 1, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सो डोंट गो एग्जैक्टली, +5 -5 जितना हो जाएगा से किलोजूल पर मोल। ओके, क्योंकि कोई वैल्यूज मैंने याद रखी हुई तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई वैल्यूज मैंने नोट में लिखी है तो भी डायरेक्ट लिखी है, इट्स नॉट लाइक कि मैंने बुक में से देख के लिखा है। ओके, जो माइंड में जैसा भी रफली था वो मैंने लिखा हुआ है। सो एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें बुक में से देखनी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंसेप्ट। ओके, कि कंसेप्ट क्या है। ओके, सो 147 किलोजूल पर मोल, इतना तो हमें लॉस ही हो गया है। समझ में आया? इतना तो हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया है। नाउ अब हम बात करें तो होगा क्या कि अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। ये हमने बना लिया है Na+ Cl-, ये लॉस ले लिया, ठीक है। अब ये लोग के बीच में बॉन्डिंग बनेगा, किसके बीच में? Na+ और Cl- के बीच में बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली विच इज आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन से बन रहा है, और इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मतलब नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज हो, मतलब नॉट ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट चार्ज इज देयर, और वो चार्ज वाले जो एटॉम्स है, प्रिसाइजली जो आयंस है, उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड, और से उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, नाउ बात आती है से स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम NaCl का। देखो, अब NaCl का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्ट्रक्चर कैसा है NaCl का? देखो, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना।
कभी कभी पूछा जाता है, तो तुम्हें भी ड्रॉ करना आना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, ओके। सो देखो जनरली क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल बनाते हैं, ओके, ये कल लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होता है। जो भी मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, जैसे कि हमने पानी बनाया था, ओके, वाटर मॉलिक्यूल हमारा था, तो से ऑक्सीजन, से हाइड्रोजन और से हाइड्रोजन। सो नेगेटिवली कौन है? ऑक्सीजन, और पॉजिटिवली कौन है? हाइड्रोजन। तो जनरली अगर ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाए तो जो नेगेटिव होता है वो सेंटर में होता है। देखो ये सेंटर में है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन द सेंस वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, ओके। तो वो सेंटर में होगा। जो भी नेगेटिव होगा वो सेंटर में होगा, और जितनी ब्रांचेस निकली होगी वो कौन होगा? पॉजिटिवली होगा मोस्ट प्रोबेबली। जैसे कि हमने नाइट्रोजन वाले केस में देखा था, क्या क्या लिखा था, HNO3 बनाया था, ओके। तो N था बीच में, फिर ये साइड O, ये साइड O, और उसके बाद H, तो HNO3, और नीचे डबल बॉन्ड के साथ O था। डन। तो जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी नेगेटिव है और नाइट्रोजन भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों की कंपेयर करें तो नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उसको कितने चाहिए? 3 चाहिए। उसकी वैलेंसी में 5 है, तो 3 चाहिए, और ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 ही चाहिए, तो उसको ज्यादा भूख लगी हुई है। अंडरस्टूड? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बनाना है। तो यहाँ पर ये कल ही पता, मतलब व्हाटएवर अभी पता चल गया, नेगेटिव जो होगा उसको सेंटर में रखेंगे, और जो पॉजिटिव होगा वो उसे मतलब साइड में रखना है। वैसे ही सेम केस में यहाँ पर हमें जो पर्टिकुलरली साइज दिखानी पड़ेगी एटॉम की, तो जो नेगेटिव है उससे बड़ा दिखाना पड़ेगा, और पॉजिटिव है उसको क्या दिखाएंगे? हम छोटा दिखाएंगे। सो सपोज यहाँ हम से बना देते हैं, से ये बड़ा बना दिया सपोज, तो ये हो गया हमारा। बहुत टाइम लगेगा ऐसे करते, तो हम थोड़ा ही बनाते हैं, जैसे इतना हो गया, ये बड़ा ही है ऐसा समझ लो। तो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, वैसे बनाना है। इससे पहले ये प्लेन ले लेता हूँ, यहाँ ओके। देन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ पर आएगा, देन ये प्लेन है, सो काम ये ओके। और देखो अब जहाँ जहाँ बाकी है, ये ब्लू, ये तो सेम साइज हो गई, बट जो बड़ा साइज है, सपोज ब्लैक बड़ा है, ब्लू में अभी छोटा छोटा बनाऊंगा। ये छोटा बनाया, ये छोटा बनाया, ये छोटा बनाया, सो 1 2 3, देन यहाँ पे 1 2 3 1 से बताता हूँ पहले तुम देख लो। ओके 1 2 कहाँ गया? ये
डन। ये यहाँ है, एक यहाँ बाकी है, यहाँ बाकी है, डन। और बीच में ये बाकी है ना, ये ब्लैक है, यहाँ ब्लैक आएगा और यहाँ पर भी आएगा ब्लू। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ पे ब्लैक आएगा, यहाँ पे ब्लैक आएगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ओके, देखो ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना है वेयर दिस ब्लैक इज से क्लोरीन एंड से दिस स्मॉल वन इज से M, like this. Okay, so sometimes it will be asked to draw, okay, in 2 marks. पूरा थियरी लिखना है 3 मार्क्स में, फिगर के ही 1.5 और 2 मार्क्स होंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करना। ओके, प्रैक्टिस से हो जाएगा। जनरली क्या है, हाँ ये स्ट्रक्चर एक बार वो 3 स्क्वायर बनाए, उसके बाद बीच में लाइन कैसे बनाए? हाँ मैं बताता हूँ। सो ऐसा पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर। देखो बुक में अगर तुम देख सकते हो, वहाँ पे थोड़ा देखो वो वाली जो फिगर है ना, उसमें जो बड़े बड़े हैं, ओके, दिस वन, दिस वन। ओके, सो देखो जो बड़ी साइज है दैट इज द क्लोरीन, और जो छोटी साइज है दैट इज द Na। तो देखो 3 लाइंस है, पहले ऊपर का प्लेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर बीच वाला प्लेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर थर्ड वाला 1 2 3 1 2 3। मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में, मतलब तीनों एक्सिस पर 3 सपोज ऐसे जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे जा रहे हैं, तो देखो ये एक प्लेन, उसके ऊपर एक दूसरा, उसके ऊपर एक तीसरा, फिर यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। वैसे ये वाला जो प्लेन है, मतलब तीनों साइड देखो, जैसे कि ये x एक्सिस x एक्सिस x एक्सिस x x x x x x। अब y निकालें तो y कैसे निकालेंगे? देखो सपोज कोई भी ले लो, ये ले लो, तो ये ऊपर y गया। ओके, यहाँ से ऊपर y, ऊपर y, ऊपर 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 ऊपर, 3 जा रहे हैं। एंड देन z निकालो, तो से 1 निकला, 2 निकला, 3, 1 2 3, 1 2 3, लाइक दैट। ओके, सो फिगर देखने में समझ आ रही है? देखो नाव जो हमने बनाई है वो, डन। ओके, तो देखो समझ में आ रहा है? ओके, अब बनाते कैसे हो वो बताता हूँ। देख मैं कैसे बनाता हूँ वो बताता हूँ। ओके, देखो क्या करना है, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक स्क्वायर बनाना है। एक स्क्वायर बनाना है। अभी एक्चुअल में टोटल हमें 3 स्क्वायर बनाना है। देखो देख लो, फिर बनाओ, तुम प्रैक्टिस करना। क्या करना है, हमें 3 स्क्वायर्स बनाने हैं, और 3 स्क्वायर्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। मतलब एक स्क्वायर के 4 पार्ट करने हैं। कैसे? 2 लाइन खींच के, ऐसे बीच में से ऐसे 2 लाइन खींच दूंगा तो 4 पार्ट हो जाएंगे। सो पहले ये एक स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर ऐसे बना दिया, देन से बीच में ऐसी मैंने लाइन ले ली, और यहाँ पर भी बीच में ऐसी मैंने लाइन ली। डन। ओके, सो यहाँ बीच वाली लाइन बाद में लेंगे तो भी चलेगा, ये एक बीच वाली लाइन ली। 3 बनाने हैं, सो कैसे, अब थोड़ा ओवरलैपिंग करके ये दूसरा बना दिया, अगेन और थोड़ा ओवरलैपिंग करके ये तीसरा बना दिया। ये बीच वाली लाइन क्यों बनाई? क्योंकि ये देखना, अगर तुम बीच वाली बाद में बनाएंगे, नहीं, बीच वाली बाद में बनाओगे तो होगा क्या, शायद ये जो तुमने थर्ड बनाया है ना, वो तुम यहां बना दोगे तो अच्छे से ऐसा कनेक्शन नहीं बनेगा। ओके, मतलब कैसे, जैसे कि ऐसा समझो ये मैंने बीच वाली लाइन नहीं बनाई है, तो मैं मेरा थर्ड वाला जो होता है वो ऐसे बना देता,
अब सोचो कि ये वाला नहीं है, ये वाला या ये वाला, दो में से एक नहीं है, फिर तुम कनेक्शन करते वो सही से बनता नहीं। दैट्स वाई वो ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, इसलिए मैंने पहले से ऐसे बनाया है। और यहाँ पर भी अगर तुम पहले से बना दोगे तो देखो ये हमारा फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट वाले का एक लाइन तो हाफ कर दिया है, ये दूसरी लाइन, तो उसके 4 पार्ट हो गए। फिर सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में भी इसको हमने हाफ कर दिया। देखो सेकंड टू सेकंड कनेक्ट करना, यहां से अगर नीचे कनेक्ट कर दिया ना तो गए, सिर्फ सेकंड वाला ही, ये सेकंड जो है उसको ही कनेक्ट करना है। अब ये सेकंड वाला ये है, तो ये सेकंड वाले से ये सेकंड वाला कनेक्ट किया, एंड यहाँ पे थर्ड वाला, तो थर्ड वाला, ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला यहाँ पे कनेक्ट हुआ, एंड देन ये थर्ड वाला यहाँ थर्ड वाले पे कनेक्ट हुआ, डन। और फिर सारी कॉर्नर्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, 1 2 3, 1 देन 2 एंड से 3, देन 1 2 एंड 3, बन गया। अंडरस्टूड। फिर करना क्या है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, वैसे रख देना है। कभी भी 2 क्लोरीन एक साथ में मत रख देना, और कभी भी 2 सोडियम भी एक साथ में मत रख देना। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस आफ्टरवर्ड्स। ओके, बन गया? तो बाद में बनाना, चलो। हाँ, सो चलो जुमी, बाद में कर लेना, अभी नहीं पूछने वाला मैं, कल पूछूंगा ऐसा तो। कल क्या हो जाएगा, भूल जाएगी? अच्छा, रोज का रोज पढ़ रहे हो, गुड। ओके चलो, तो क्या कह रहे हैं, अब क्या है नेक्स्ट, हमने ये तो देख लिया क्या कि इतनी एनर्जी तो हमारी लॉस्ट हो गई है। किस चीज में लॉस्ट हो गई है, आयंस बनाने के चक्कर में लॉस हो गई है। अब क्या हो रहा है कि ये जो Na और Cl जब इकट्ठा होंगे और बनेगा हमारा आयनिक बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बनेगा एट दैट टाइम ये बॉन्ड बनेगा और लेटाइज स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, लेटाइज स्ट्रक्चर, NaCl का लेटाइज स्ट्रक्चर बनेगा। तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना और उसने बहुत सारी एनर्जी, सपोज अराउंड से 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर दी। क्या कर दी, रिलीज कर दी। ये कब रिलीज हुई, जब बॉन्ड ये स्ट्रक्चर लेटाइज स्ट्रक्चर बना तब रिलीज हुई। डन, ओके। देखो बुक में ये लेटाइज स्ट्रक्चर बना तब ये रिलीज हुई है। कितनी, सपोज 7 साइन तो बाहर निकल रही है एनर्जी, दैट्स वाई माइनस साइन है। ओके, तो ये हमारा है। नाउ ये हमने देख लिया 495, 348, 147। अब यहाँ पर देखो फॉर बाय द एंथैल्पी ऑफ लेटाइज फॉर्मेशन, तो लेटाइज फॉर्मेशन एंथैल्पी, ये एंथैल्पी हमने जो लिखी 788, उसको क्या बोलेंगे, लेटाइज फॉर्मेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या बोला कि जब ये लेटाइज बन रहा है तब एनर्जी निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेटाइज फॉर्मेशन एंथैल्पी। ओके, सो लेटाइज फॉर्मेशन एंथैल्पी सपोज हमारी आ गई से NaCl का लेटाइज फॉर्मेशन एंथैल्पी से 788 किलोजूल पर मोल। नाउ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज मोर देन द एनर्जी एब्सॉर्ब, वो सब ठीक है। नाउ यहाँ खत्म कर दिया उन्होंने लेटाइज एंथैल्पी, ये रह गए हैं। ओके, सो लेटाइज एंथैल्पी हमारी आ गई है कितनी, -788। अब होगा क्या, ओके, अब क्या होगा देखो, अब ये -788 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकली, तब जाके क्या हुआ है, लेटाइज बना है, तो उसको हमने नाम दे दिया लेटाइज फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब क्या होगा, अगर मैं सेम अमाउंट 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी ये लेटाइज को दे दूं, तो क्या होगा, Na और Cl के बॉन्डिंग टूटकर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे इन दी गैसियस फॉर्म, क्योंकि हमारे ये जो आयंस थे वो कौन से स्टेट में थे, गैसियस स्टेट में थे। तो ये गैसियस स्टेट में थे और इकट्ठा हुए, लेटाइज बना तब एनर्जी रिलीज हुई।
अब वही एनर्जी अगर वापस हम दे देंगे तो वापस ऐसे ही अलग अलग हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो यहां पर क्या पता चला? तो नई चीज क्या है? नई चीज है जो हमारी लिमिटेशंस थी ऑक्टेट की, क्या कितनी एनर्जी निकल रही है, कितनी एनर्जी आ रही है, कुछ पता चलता नहीं था। बट आगे अगर जो हम फर्दर जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड से पता नहीं चल रहा था, बट आयनिक बॉन्ड की स्टडी की हमने तो एटलीस्ट हमें पता चल रहा है। ओके, मशीन्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली एंथैल्पी को कितनी मिली वो सब डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कितनी एनर्जी निकली और कितनी एनर्जी से निकली और से गेन हुई। ओके, ये एनर्जी हमें पता चली, जो चीज कोवेलेंट में पता चलती नहीं थी। देन दूसरा केस क्या है? हमें क्या क्या नहीं पता, सपोज शेप नहीं पता चल रहा था, वो भी आगे जाके हम देखने वाले हैं। देन स्टेबिलिटी पता नहीं चल रही थी, स्टेबिलिटी भी आयनिक बॉन्ड से पता चल जाएगी। कैसे? मान लो कि ये हमारा NaCl बना और से दूसरा हमारा है से KBr, ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये हेलोजन वाला, ये भी हेलोजन वाला, ये अल्कली मेटल्स, ये भी अल्कली मेटल्स। ओके, वैसे उनके जैसा ही है। यहाँ पर भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई KBr का लेटाइस स्ट्रक्चर बनने के लिए, सेम -900 किलो जूल पर मोल। देन मोल का स्पेलिंग कभी MOL ही लिखते हैं बुक में और कभी MOL लिखते हैं, तुम कोई भी एक पकड़ो और लिखते रहो। ओके, सो -900। अब हमने बोला था कि कोवेलेंट बॉन्ड से हमें शेप नहीं पता चलता, एनर्जी पता नहीं चलती, स्टेबिलिटी पता नहीं चलती। देखो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी भी पता चल रही है। कैसे पता चल रही है? अगेन याद करो प्रीवियस चैप्टर। इसमें से NaCl में से कितनी एनर्जी निकल गई है? 788 किलो जूल पर मोल। KBr बना, उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो गई है, निकल गई है? माइनस अप्रोक्सीमेट, ये याद मत रखना, मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, -900 किलो जूल पर मोल। नाउ यू टेल मी, NaCl ज्यादा स्टेबल है या KBr ज्यादा स्टेबल है? KBr ज्यादा स्टेबल है। कौन से कंसेप्ट से? ओके, सो वो कंसेप्ट कि जिसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, लॉस हो गई, वो ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अगेन। ओके, कौन सा एग्जांपल लिया था, याद है? कौन सा एग्जांपल लिया था ये समझने के लिए कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? हाँ, करेक्ट। ओके, एक को सिर्फ कोल्ड कप हुआ है और दूसरे को टाइफाइड फीवर हो गया है। ओके, तो एग्जाम है तो वो ऐसे में ऐसे करके दिखाया था। ओके, कि वो ऐसा थोड़ा बहुत करके भी लिखता रहेगा कोल्ड कफ वाला, और फीवर टाइफाइड वाला नहीं लिखना, छोड़ो भाई, जो होना है वो स्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा सो ही गया एग्जाम में। और सपोज रेस है तो कौन जीत जाएगा? धीरे धीरे ही भागेंगे दोनों, लेकिन जीत कौन जाएगा? वो फीवर से कोल्ड कफ वाला जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी तो लूज, दोनों ने ही एनर्जी लूज की है, लेकिन इसके पास अभी भी है थोड़ा स्टॉक में, इसके पास तो एनर्जी बहुत कम है। तो तुझे जीतना हो तो जीत जा, मैं नहीं भागने वाला, आई एम स्टेबल लाइक दैट। ओके, तो जिसके अंदर से ज्यादा एनर्जी लूज हो गई है वो ज्यादा स्टेबल है। तो हम बोल रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड से पता नहीं चलता, सही बात है, वो लिमिटेशंस थी। आयनिक बॉन्ड से पता चल गया कि NaCl और KBr में से तुम एनर्जी देखकर ही बोल दोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। सो पोटेशियम ब्रोमाइड इज मोर स्टेबल देन सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? सो ये जो लिमिटेशंस है वो धीरे धीरे करके हमें चैप्टर में क्या करना है, उसको रिमूव करना है। अब लिमिटेशंस है खत्म, लुईस का स्ट्रक्चर खत्म, वो ये सब खत्म, मतलब आप आगे हम उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? कि पहले पढ़ा क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ था भाई, ये हिस्ट्री बन गई अब। ओके, कि ऐसा हुआ था, थोड़े हर्डल्स आए, उनमें ये है, जैसे पीरियोडिक टेबल का हमने कैसे हिस्ट्री देखी, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर लास्ट में मेंडेलीव आया, ये किया वो किया, कितना कुछ रिफॉर्म फाइन होते होते जैसे तुम्हारा लेवल, सपोज अभी जो भी लेवल पे हो तुम, ओके, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा लेवल बढ़ा। तुम सपोज पहले बहुत ज़्यादा शैतानी थे, ओके, बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे, फिर धीरे धीरे थोड़े शांत हो गए, मैच्योरिटी बढ़ने लगी, ओके, इंटरेस्ट पर्टिकुलरली बढ़ने लगा, और से फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट कम होने लगा, वो भी एक वन टाइप ऑफ मैच्योरिटी है। ओके, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके, तब जाके एक लेवल पे आए। तो यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया, वो लेवल भी ज़रूरी था।
अगर वो नहीं समझते हो डायरेक्ट मैं तुम्हें ये बताता तो इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं, क्या नहीं हुआ है, उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो दैट इज द हिस्ट्री। फिर क्या हुआ, और आयोनिक बॉन्ड जहाँ पे कोवेलेंट चलता ही नहीं है और जहाँ पे ये सारी लिमिटेशन है, फिर हम बोले कि कोवेलेंट क्यों नहीं चलता है, ये बॉन्ड तो है, बताओ ये कहाँ से आया ये वो, तो उसके लिए फिर वापस वो समझना ही पड़ेगा। कोवेलेंट जब लिमिटेशन में आ जाता है तब हम बोलते हैं कि भाई दूसरी भी सारी चीजें हैं। लिमिटेशंस नहीं है तो हम तो बना ही रहे थे, H2O बनाया, CO3 बनाया, कितना कुछ बना दिया हम, तो वो सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, वो सही है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल उस सब के लिए सही है, करेक्ट है। लिमिटेशंस के आ गई, दैट मीन्स इट इज नॉट अ लॉ। लॉ मतलब क्या, सबके लिए हर टाइम पे सही हो, ओके, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर्स में, अप्लाई टू ऑल, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए हम ये आगे की चीज लाए। समझ में आया? तो यहाँ से हमें स्टेबिलिटी एंड ऑल पता चला, पक्का? ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं से बॉन्ड लेंथ। ओके, किसकी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की। वेरी इजी कंसेप्ट। तो और ये जो अब सारे पैरामीटर्स हमें पढ़ने हैं, कौन से पैरामीटर्स, नाउ वी हैव टू लर्न ऑल द पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स की क्या क्या इफेक्ट करता है, हमारे क्या क्या इफेक्ट थे। ओके, जैसे कि शेप नहीं पता, लिमिटेशंस थी, शेप नहीं पता चल रहा है, एनर्जी कितनी लूज हुई गेन हुई वो नहीं पता चल रही है, स्टेबिलिटी पता नहीं चल रही है, तो अब हम आयनिक बॉन्ड पे आए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे आए, तब जाके हमें पता चलने लगी चीजें। तो भाई ये जो चेंज हो रहा है, मतलब ये तो हमने ऊपर ऊपर से बता दिया, ये हमने बोल दिया है कि भाई KBr ज्यादा स्टेबल है और सोडियम क्लोराइड कम स्टेबल है। क्यों बताया, कैसे बताया, एनर्जी रिलीज हुई उसके बेस पे बताया। एनर्जी क्यों इसकी ज्यादा रिलीज हुई और उसकी कम रिलीज हुई, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि एनर्जी क्यों कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्यादा रिलीज होती है और कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड की कम रिलीज होती है, उसके पीछे भी रीजंस होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज रीजंस। ओके, देखो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर आगे बढ़ रहा है। पहले हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे लिमिटेशंस है, फिर हम आयनिक बॉन्ड पे आए। अब आयनिक बॉन्ड से हमें पता तो चल गया कि चलो स्टेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है, एनर्जी के बारे में पता चल रहा है, लेकिन ये स्टेबिलिटी, ये एनर्जी आई कहाँ से, उसके अंदर ऐसा तो क्या डिफरेंट है NaCl में और से KBr में जो डिफरेंस कर रहा है दोनों को। तो उसके लिए सम पैरामीटर्स आर देयर, सम फैक्टर्स आर देयर बेस्ड ऑन विच दीज चेंजेस आर देयर। सो पहला हमारा फैक्टर है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। पहला फैक्टर है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ। ओके, सो बॉन्ड लेंथ क्या है, सपोज Cl2 है, मान लो कि सेम शेप है। ओके ओके, सो ये एक Cl का न्यूक्लियस, ये दूसरा Cl उसका न्यूक्लियस, एंड नाउ से दोनों क्लोरीन एटॉम के बीच में न्यूक्लियस है और दोनों क्लोरीन एटॉम के न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, बॉन्ड कहाँ बनेगा, ऐसे ही तो बॉन्ड बनेगा, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, बॉन्ड लेंथ। दैट्स इट, यही है और कुछ नहीं। जहां पे बॉन्ड बनता है यही क्या है, हमारी बॉन्ड लेंथ। ओके, नाउ एक कंफ्यूजन जो होता है वो कंफ्यूजन के बारे में बाद में बात करते हैं। अगर ये बॉन्ड लेंथ को हमने हाफ कर दिया, ओके हाफ, तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस। तो दैट विल बी से बॉन्ड रेडियस। डन, बॉन्ड रेडियस और से पर्टिकुलरली रेडियस ऑफ द क्लोरीन एटॉम, वही बन जाएगा। ओके, हाफ बन गई तो वो क्या बन जाएगा, से रेडियस ऑफ क्लोरीन। ओके, तो यहां पे हम डायरेक्टली हाफ कर सकते हैं। दूसरे कोई केस में ऐसा नहीं है कि हमेशा हाफ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया से HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो हाइड्रोजन है ऐसे छोटू सा और क्लोरीन है ऐसे मोटू सा। ओके, नाउ इसका न्यूक्लियस और से यहाँ इसका न्यूक्लियस, अब भी यही डिस्टेंस कहा जाएगा क्या, बॉन्ड लेंथ। ये भी ये कलर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। ओके, सो
ओके ये अभी भी वही है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ, बट अब तुम बॉन्ड रेडियस फाइंड करोगे तो डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अनइवन हो गए हैं। तो सेम मॉलिक्यूल हो, जैसे कि O2 है, N2 है, Cl2 है, सेम ही मॉलिक्यूल है और तुम्हारी बॉन्ड लेंथ है उसको तुम आधा कर दोगे तो तुम्हें बॉन्ड रेडियस और से पर्टिकुलरली वो एटम की रेडियस मिल जाएगी, बट यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अलग हो जाएगी। सो दिस मच इज से हाइड्रोजन की रेडियस, दिस मच इज से रेडियस ऑफ से क्लोरीन। ओके, तो सपोज ये H है और ये Cl है। देन और एक चीज हमें देखनी थी, ये कंसेप्ट है बॉन्ड लेंथ का। ओके, और एक चीज हमें देखनी थी, ये ड्रॉ किया है वहीं पे बता देता हूं। ओके, नहीं वहीं पे बताऊंगा तो थोड़ा वो हो जाएगा, रुको एक मिनट। देखो अब ये है, अब हम पढ़ रहे हैं वान डेर वाल्स। वान डेर वाल्स रेडियस, वान डेर वाल्स रेडियस और वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ। वान डेर वाल्स रेडियस, वान डेर वाल साइंटिस्ट का नाम है, जे डी वान डेर वाल। ओके, सो वान डेर वाल्स रेडियस और से वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ। तो उसने क्या किया कि 2 क्लोरीन एटम है उसको एक साथ रख दिया, टच करके रख दिया। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सपोज कोई एक यहाँ पे खड़ा है। ओके, टच टू टच, एंड देन से मेरे हार्ट से लेकर के उसके हार्ट तक का ऐसे लाइन बना दी, न्यूक्लियस मतलब से हार्ट। ओके, तो लाइन बना दी, तो ये जो लाइन बनाई वो क्या बन गई है, बॉन्ड लेंथ। ओके, तो यही है वान डेर वाल्स बॉन्ड। अब तुम बोलोगे कुछ कंफ्यूज नहीं होगा, हाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टच कर दिया और फिर हम बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस और ये बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज दी वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ, और आधा कर देंगे तो वान डेर वाल्स रेडियस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ये भी सपोज क्लोरीन का ही है, मान लो क्लोरीन एंड क्लोरीन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड रेडियस और वान डेर वाल्स बॉन्ड लेंथ और वान डेर वाल्स रेडियस के बीच में क्या डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस इज जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ सिर्फ बॉन्ड लेंथ, नॉट वान डेर वाल्स। तो बॉन्ड लेंथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बॉन्ड कहाँ बनता है, देखो यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, डी आउटर मतलब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब वही वैलेंस शेल हुई। ओके, तो ये वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है। ओके, ये वैलेंस शेल है दोनों। ओके, दिस वन एंड दिस वन, दोनों ही वैलेंस शेल है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उन्होंने शेयर कर लिए, 7 थे ना, तो 6 तो थे पैर में, एक थोड़ा था अकेला। ओके, तो उन्होंने पेयरिंग कर लिया और यहाँ पे ऐसे बन गया बॉन्ड। डन। तो ये बॉन्ड लेंथ में वान डेर वाल्स में ही दिखा दिया, कोई बात नहीं। ओके, सो बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, वैलेंस शेल कनेक्टेड है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था ना, एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो वो कनेक्ट करने की बात किस में है, वान डेर वाल्स में है। और बॉन्ड लेंथ में क्या है, वैलेंस शेल को कनेक्ट किया है, दैट इज द डिफरेंस। फिर से बता रहा हूं क्या किया है, ये जो हमारा है ये बॉन्ड लेंथ है सिंपल, तो दैट मींस ये क्या है, ये वैलेंस शेल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर है, तो यहां पे बॉन्डिंग बन गई, तो ये जो है वो है बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर हम यहां पर आ गए, ओके, और अब इसको इरेज करना पड़ेगा ना, मैंने सब कुछ लिख दिया है। ओके, सो इस केस में, कौन से केस में, वान डेर वाल्स बॉन्ड रेडियस, वान डेर वाल्स बॉन्ड रेडियस और से बॉन्ड लेंथ के केस में क्या है, ये जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट मतलब इट्स नॉट अ शेल, इट्स होल एटॉम के साइज है वो, मतलब ये पूरा एटॉम ये है, मतलब जैसे हम ऐसा समझो कि ये न्यूक्लियस है, देन ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, थोड़ा कलर अलग करो, ये n इज इक्वल्स टू 3 है। ओके, ये n इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है, एंड दैट्स इट, ये n इज इक्वल्स टू 4 है,
एंड ये मेरा ये n इज इक्वल टू 5 नहीं है, ये आउटर सरफेस ऑफ द एटम है। आउटर सरफेस नॉट शेल, आउटर सरफेस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? ऑर्बिट में, शेल में। तो ये ऑर्बिट है तुम्हारी, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये सारी ऑर्बिट है। लेकिन ये ऑर्बिट है क्या न्यूक्लियस? नहीं, वो सेंटर है। वैसे ही ये आउटर सरफेस है। ओके, आउटर सरफेस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। कोई भी एटॉम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? ऑर्बिट में रहेगा। ओके, तो ये एक ऑर्बिट है। से दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, दिस इज n इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज से n इज इक्वल्स टू 4। 1 2 3 4। तो ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस में रहेगा ना कि ये आउटर सरफेस। ये क्या है हमारी आउटर सरफेस। मतलब कि ये जो हम बोलते हैं ना एटॉम की साइज। ओके, एटॉम की साइज बोल दी हमने कैसे? 15 पिकोमीटर। ओके, तो 15 पिकोमीटर एटॉम की साइज है, पूरे के पूरे एटॉम। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एटॉम हो गया। अब ये एटॉम हो गया, उसमें ये जो लास्ट वाला n इज इक्वल टू 4 है, मान लिया कि वो n इज इक्वल टू 4 तक ही जा रहा है, फिफ्थ उसके केस में नहीं है। तो वो n इज इक्वल टू 4 के बाद भी उसकी आउटर सरफेस होगी। ओके, जैसे कि ये मेरी सरफेस है। ओके, ये हमारी बॉडी की सरफेस है। अब हम सोचेंगे कि सब कुछ सारा कचरा, ये हमारा ब्लड सपोज फ्लो हो रहा है तो वो बाहर से भी फ्लो होगा। नहीं, ब्लड बाहर से फ्लो नहीं होगा, वो तो अंदर वेन्स में, आर्टरीज में फ्लो हो रहा है। ये तो अपर सरफेस है, यहाँ पर कुछ फ्लो नहीं हो रहा। ओके, लाइक दैट आउटर सरफेस है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या? वैलेंस शेल्स एक दूसरे से टच है और वहां पर बॉन्ड बन रहा है। और वांडरवाल्स मतलब क्या? आउटर सरफेस आर टचिंग। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वांडरवाल्स बॉन्ड एंड से सिंपली बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोल दो तुम, और से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल। अंडरस्टूड? पूछा जाएगा हाँ एग्जाम में भी, एक मार्क में। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो समझ में आ गया वांडरवाल्स और उसका। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा दूसरा फैक्टर, दैट इज दी बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के लिए ज्यादा कुछ देखना नहीं है। बॉन्ड एंगल के लिए हमने ऑलरेडी उस दिन देखा था, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और से 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। हाँ चलो, ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 और से कितने करना है? 5 6 7 8 हो गए। ये 4 हो गए और बाकी 4 8 हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 उसका था और 2 खत्म हो गया, 1 उसका था और ये यहाँ से 2 खत्म हो गया। सो दिस इज आवर ऑक्सीजन। ओके, ये हमारा ऑक्सीजन है। तो उस दिन ही मैंने बताया था, क्या बताया था याद है? यस, ओके। तो ये एंगल था हमारा 104.5 डिग्री। ओके, ये हमारा प्रैक्टिकल एंगल है, मतलब इतना एंगल होता है। ओके, थियोरेटिकल एंगल दूसरा था, विच इज व्हाट? 109.5। करेक्ट, 109.5 डिग्री। अगर पहले के टर्मिनोलॉजी में लिखे तो 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सॉरी 28 मिनट, हाँ यस, ओके, वैसे ही बोलते हैं। सो बट हमें अभी ये केस में गिवन है तो ऐसे 109.5 इतना। ये हमारा थियोरेटिकल वैल्यू है। ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू इतना पता चला हमें इंस्ट्रूमेंट से, जब हमको पता चला तो ये इतना हुआ। क्यों? वो हमने देखा था ऑलरेडी कि ये जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मार देंगे, रिपेल करेंगे। तो ये लोग रिपेल हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो इन दोनों को भी रिपेल कर देंगे। तो दैट्स वाई ये जो था उनका जो स्ट्रक्चर, वो और ज्यादा एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये जो एंगल है वही है हमारा क्या? बॉन्ड एंगल। ओके, डिफरेंट एंगल्स हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, एंड देन sp हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। पर्टिकुलरली सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है। sp में 180 है, sp2 में से 109.5 है, लेकिन हमारा तो sp3 में ही 109.5 है। सो डिपेंडिंग, हम बाद में चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, बट कहने का मीनिंग क्या है कि हमारा जो एंगल है वो कितना आया है, 104.5 डिग्री आया है। ओके, अदरवाइज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पर है 109.5 डिग्री, यहाँ पर होता है से 120 डिग्री, यहाँ पर होता है से 180 डिग्री, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं। ये सब हमें बाद में पढ़ना ही है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 109.5 डिग्री होना चाहिए थियोरेटिकली। ओके, sp2 हो तो 120 और sp हो तो 180। फिर प्रैक्टिकली कितना है वो तो प्रैक्टिकली ही पता चलेगा। ओके, तो पर्टिकुलरली हमारा ये केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, मतलब एक s और 3p आर इन्वॉल्व। वो कैसे बनता है हाइब्रिडाइजेशन, दैट आल्सो वी विल सी इन द फ्यूचर क्लासेस, बिकॉज दैट टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। ओके, तो वो इन दिस चैप्टर मतलब ये टॉपिक के अंदर वो टॉपिक नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट दिस इज द बॉन्ड एंगल। मतलब sp3 ये तुम याद रख सकते हो, आगे जाके वैसे भी याद रखना ही है। सो 109.5 डिग्री sp3, 120 sp2 एंड sp के लिए 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज द बॉन्ड एंगल। देन क्या टाइम है, 70। मेरी बड़ी बन गई। डन। ओके, चलो नाउ हमें बात करनी है बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, कितना, हाँ थोड़ा अभी देखना है, देख लेते हैं। चलो ओके, नाउ हमें बात करनी है बॉन्ड एंथैल्पी। सो बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो जैसे कि हमारे पास से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, उसको हम एनर्जी देंगे और ये एक हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और दूसरा हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में ऐसा हमें मिल जाएगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी को जनरली ये ए और से अल्फा, बॉन्ड एंथैल्पी को ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए एच और से डेल्टा अल्फा टाइप ऑफ एच, बॉन्ड एंथैल्पी। ये कौन सी एंथैल्पी है, देखो वहां पे हम आयन बना रहे थे। ओके, वहां पे हम आयन बना रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है उनके बीच में बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। ओके, दो हाइड्रोजन है उसके बीच में बॉन्ड है। ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ओके ये बॉन्ड को सपोज हम तोड़ रहे हैं, कहाँ गया बॉन्ड, बॉन्ड बनाया ही नहीं हमने। ओके, सपोज H बॉन्ड H, ये जो बॉन्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ओके, तो ये तोड़ने के लिए हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी। सो दैट एनर्जी सपोज वी आर गिविंग से ओके डेल्टा ए और से H इज इक्वल टू से 435 किलोजूल पर से मोल। तो देखो अब H2 है, उसको तोड़ने के लिए हमने कितनी एनर्जी दे दी, 435 किलोजूल पर मोल एनर्जी दी, तब जाके दो हाइड्रोजन रिलीज हुए। ओके, देन वैसे ही सेम केस से O2 ले लेते हैं हम। सो O2 के केस में भी हमें अगेन तोड़ना होगा गैसियस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर भी दूसरा हमें मिल जाएगा, अगेन इन दिस केस से डेल्टा H इज इक्वल टू से 498 किलोजूल पर से मोल। ओके, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सपोज जो भी बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितनी है से 498। जनरली हमें पता ही है कि डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो डबल बॉन्ड के लिए लिख लो। देन से कोई एक ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, नाइट्रोजन। सो हमारा ऐसे N है 1 2 3, N ले लिया हमने, उसे N2 उसके
उसमें से हमें क्या मिलेगा, से नाइट्रोजन एंड से नाइट्रोजन। सो डेल्टा ए एच इज इक्वल टू से 946 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यूज तुम्हें याद नहीं रखनी है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ओके, सो कंसेप्ट क्या कहता है, इसीलिए मैंने भी याद नहीं रखी, मैं भी देख के ही लिख रहा हूँ। क्या है कंसेप्ट में कि हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यू कैन इजीली सी दैट बॉन्ड तोड़ने के, सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए 435 किलोजूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा देनी पड़ती है 498, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे भी ज्यादा 946 किलोजूल पर मोल एनर्जी वी हैव टू गिव। तो मतलब हर केस में यहाँ से तुम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, ये 3 केस से? जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी। करेक्ट, ओके। जितना बॉन्ड नंबर ज्यादा होगा, मतलब 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, उतनी बॉन्ड एंथैल्पी जो रिक्वायर्ड है बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज द बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी और से एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, कंसेप्ट समझो, डेफिनेशन तो तुम लिख ही दोगे। समझ में आया पक्का? ओके, तो ये हमने देखा O2 का केस, देन N2 का केस और H का केस। वैसे ही सपोज हम दूसरा केस इसी के एडिशन में है, इसी के एडिशन में ये है, इसी के एडिशन में चलो यहीं पे लिख लेते हैं ब्लैक कलर से HCl है। ओके, HCl है, तो उसमें भी हमें मिल रहा है हाइड्रोजन गैसियस एंड से क्लोरीन गैसियस। बॉन्ड तोड़ दिया हमने। ओके, सो यहाँ पर कितना है, से डेल्टा ए एच इज इक्वल्स टू से 431 किलोजूल पर मोल। अब देखो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर है 435, उससे भी कम एनर्जी दी और ये सिंगल बॉन्ड टूट गया। दैट मीन्स यहाँ का कंक्लूजन क्या है, द बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सिंगल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड हो तो हमेशा इतनी, डबल बॉन्ड हो तो हमेशा इतनी, ऐसा नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है और H2 में भी सिंगल बॉन्ड है, हाँ नियर बाय आ रहा है, बट डिफरेंट एनर्जी वी हैव टू गिव। यहाँ नियर बाय आ रहा है, हर जब बार नियर बाय नहीं आ सकता। ओके, सो ये हमने HCl का देखा। देन H2O की बात करते हैं। कोई एक पूरा का पूरा कंपाउंड है H2O, कहाँ गया, ड्रॉ नहीं किया था, ये O और से यहाँ पर H एंड यहाँ पर H। तो अब हमें इनको तोड़ना है, तो इनको तोड़ने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक बॉन्ड तोड़ो। एक बॉन्ड तोड़ेगी तो क्या टूटेगा, H टूटेगा और OH टूटेगा। फिर ये जो OH है उसको फिर से तोड़ो, ये टूट गया तो एक H तो अलग हो गया, फिर ये OH है उसको भी तोड़ो, तो वापस क्या होगा, अब तीनों अलग हो गए, H O H तीनों ही अलग हो गए। तो उस केस में क्या हो रहा है, सो H2O के केस में होता है से OH गैसियस एंड से H गैसियस, और फिर ये जो OH है वो बॉन्ड भी टूटता है और फिर O गैसियस प्लस से H गैसियस। अब यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर है हमारा डेल्टा ए एच इज इक्वल्स टू 502 किलोजूल पर मोल, और ये OH है वहां पर है हमारा डेल्टा ए एच इज इक्वल्स टू 427 किलोजूल पर मोल। अब ये केस देखो यहाँ पर, क्यों ये केस ज्यादा ऐसा है कि पहले तुम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे, पहले भी सिंगल बॉन्ड तोड़ा, बाद में भी सिंगल बॉन्ड तोड़ा। पहले जिसके बीच में बॉन्ड तोड़ा वो दो मॉलिक्यूल, वो दो एटॉम कौन से थे, एक O था और एक H था। बाद में जो तोड़ा उसमें भी एक O था और H था। भाई ये तो सब कुछ सेम जैसा है, सेम जैसा ही है। पहले भी एक O दूसरा H, बाद में भी एक O दूसरा H, पहले भी सिंगल बॉन्ड बाद में भी सिंगल बॉन्ड, तो फिर एनर्जी भी सेम देनी पड़ेगी, लेकिन सेम नहीं, पहले ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले तो थोड़ा एक बॉन्ड तो तोड़ो, फिर टूट गया, अब तो लोग इतने ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्टेड नहीं है, तो थोड़ी कम एनर्जी से भी उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा।
इस केस में अगर हमें पूछे कि बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी, सो इन दैट केस वी हैव टू एवरेज इट। ओके, ये केस में हमें क्या कर देना पड़ेगा, एवरेज कर देना पड़ेगा दोनों का। वो जो आएगा अराउंड से 463 465, वो याद रखने के लिए से 465। ओके, तो दैट विल बी 465 नहीं आएगा, 62 63 जो भी आए। ओके, बट दैट विल बी आवर बॉन्ड एंथैल्पी। कौन सी, जो पहले तोड़ने के लिए, मतलब ऐसा समझो कोई और बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके, CaCO3 है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो मे भी पहले कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच का तोड़ो, एक बॉन्ड टूटा। उसके बाद CO3 है, तो CO3 में भी किसी के साथ डबल बॉन्ड से हो, किसी के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में हो और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से हो, तो सिंगल बॉन्ड वाला वो तोड़ो, फिर डबल बॉन्ड वाला वो तोड़ो, कितना कुछ करना है। ओके, फिर बताया था पहले कौन सा टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है या सिग्मा बॉन्ड टूटता है? पाई टूटता है, फिर हाँ वीक और स्ट्रॉन्ग। यस, सो अगर ऐसा केस है, ओके, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया CaCO3 का भी केस है, तो उस केस में भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या लेनी है हमें, एवरेज। वैसा केस आया तो अंडरस्टूड, अदरवाइज नंबर्स ये जो है हमारे एंथैल्पी के, वो हमें याद रखने नहीं है। जो याद रखने होंगे वो बता दूंगा कि ये याद रखने हैं। ओके, लेकिन ये कंसेप्ट समझाने के लिए, इसीलिए शायद नियर बाय हो। ओके, और जो मुझे याद हो वो मैंने लिख दिए हैं, तो एग्जैक्टली मैंने बुक में से देख के नहीं लिखा है, सो इट मे बी डिफरेंट, बट द थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, ना कि हम नंबर्स याद रख रहे हैं। सो ये था हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। देन एक लास्ट छोटा सा अच्छा सा कंसेप्ट है, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, वेरी इजी। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं। ओके, सो क्या है हमारा कंसेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ऐसा समझो, ये कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, तो ये सपोज है इथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। ओके, तो सिंपली बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट्स इट। ओके, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, 1, क्योंकि वहां पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए, इसका 2 क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड है, इसका 3 क्योंकि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, एंड जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सेम रहेगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल होंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे कि F2। ओके, तो एक F के पास कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, तो दूसरे F के पास भी 9 ही होंगे। सो टोटल कितने हैं हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और सपोज मेरे पास है O2-2, कितने हैं, O2-2। सो एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं, 8, तो मेरे पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, और -2 है, मतलब और 2 लिए हुए हैं, तो ये भी कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी F2 एंड से O2-2 आर सेम। दैट्स वाई अगर F सिंगल बॉन्ड से दूसरे F के साथ कनेक्टेड है, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है, तो ये जो O2 है -2 वाला, उसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सेम ही होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है क्या, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, टोटल नंबर, वैलेंस शेल नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, देन देयर बॉन्ड ऑर्डर्स आर सेम। मतलब अगर F के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो O के बीच में भी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, लाइक दैट।
देन और एक बात आ जाती है जैसे कि N2CO एंड NO+, ये भी उसी का एग्जांपल है। किस चीज का है? N2 ओके, सो से N2CO एंड NO+, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। कैसे? N2 है, कितने होंगे? एक N, हाँ वो तो सही है, बट एक N में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स 5, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7, टोटल इलेक्ट्रॉन, ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? से 7। दूसरे में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। तो मतलब N2 में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 6 होंगे कार्बन के और 8 होंगे ऑक्सीजन के, तो कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखो वैलेंस शेल नहीं गिनना है, बार बार बता रहा हूँ, गलती से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मत गिनना। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, ओके, तो कितने हो गए? 15। लेकिन यहाँ पे +1 है, मतलब एक दे दिया है, तो -1 दे दिया है ना, तो क्या हुआ गया? 14 इलेक्ट्रॉन। देखो सब में सेम है, 14 14 14। दैट मीन्स यहाँ तुम डबल बॉन्ड बनाते हो, हमें पता ही है हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सर टेस्ट लेना क्यों, तुम्हें जाना है? हाँ खत्म ही हो गया है, जस्ट लास्ट। ओके, समझ में आ गया? अंडरस्टूड? क्या है बॉन्ड ऑर्डर? पहले तो देखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर है। देन हमने देखा कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम देन देयर बॉन्ड ऑर्डर्स आर आल्सो सेम। एक और होता है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। ओके, क्या है? बॉन्ड लेंथ, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, बॉन्ड लेंथ भी पढ़ लिया, बॉन्ड एंथैल्पी भी पढ़ लिया एंड बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ लिया, तीन पढ़ लिया। ओके, अब यहां पर थोड़ा देखना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। ओके, तो ये तीन भी रिलेटेड है, इसके बेस पे एक मार्क का क्वेश्चन नीट और JEE दोनों में ही आता रहता है। वेरी इजी है, फिर भी विद ग्रेजुअल ऑफ टाइम अगर रिवाइज नहीं करोगे, वो जो रिवाइज नहीं करते वो स्टूडेंट को नहीं आता, अदरवाइज बहुत इजी है, अभी तुम ही आंसर दे दोगे। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? तो हमने बोला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी मुझे बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? पहले समझो बॉन्ड ऑर्डर क्या है और बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, और फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज बॉन्ड? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा। करेक्ट, सिंपल, दोनों कंसेप्ट हमने देख लिए हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब सिंपली बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर तुम सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में डबल बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पर C और C है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगेगी तोड़ने के लिए, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, देन से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो ये कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। अभी बॉन्ड लेंथ तो कंसेप्ट है कि भाई सेंटर से सेंटर के बीच, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के, तो वो हमें नंबर पता होगा तो तुम बोल सकते हो। ओके, तो होता क्या है बॉन्ड लेंथ, जैसे कि ये बताई है, देखो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ये बॉन्ड लेंथ छोटी है, उसकी कंपेयर में छोटी है, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड
ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, वो ऑर्डर की तो यहाँ पे बात ही नहीं की है, वो बाद में करेंगे, व्हाटएवर। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये तुम बता दो, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, ऐसा बोलना चाह रहे हो। ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, सपोज इन तीनों के कंपेयर में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, यही कहना चाह रहे हो, करेक्ट है। ओके, सो अगर देखा जाए फाइनली एनसी मतलब जो मैंने बताया नीट और जेडब्ल्यू में ये पूछा जाता है तो अच्छे से, ओके इजी है, अभी तुमने ही आंसर दिए सारे, ओके तो कंसेप्ट याद रखना। तो अगर तीनों को एक साथ में लिख दे तो जो बॉन्ड ऑर्डर है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब जितने ऑर्डर ज्यादा उतनी एंथैल्पी ज्यादा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ। डन, ओके। सो ये तीनों के तीनों रिलेशंस तुम्हें याद होने चाहिए, समझ लिए तो याद रह ही गए, और क्या है, अंडरस्टूड। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ के बीच में रिलेशन, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा क्या होगा, लाइक दैट। अंडरस्टूड। सो ये हमारा टोटल आज का लेक्चर था, ओके। और भी ये पर्टिकुलर हमारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो हमने बोला ना कि NaCl की एनर्जी सपोज 788 है और KBr की सपोज हमने अप्रोक्सीमेटली बोल दिया सपोज 900 है, तो KBr ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द NaCl। तो क्यों उसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन के KBr के बीच में भाई पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ होगी, NaCl के बीच में पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ होगी। वो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा कम बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर कम है वो तुमने तोड़ा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर कम लेंथ बॉन्ड लेंथ वाला बॉन्ड टूट रहा है तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है कम लेंथ को, लेंथ एंड एंथैल्पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो एंथैल्पी ज्यादा है, तो फिर बॉन्ड कम लेंथ है मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ वो टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा। तो अब तुम ही बताओ, सपोज KBr के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या NaCl के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। हमारा वो एग्जांपल याद करो, NaCl का एनर्जी रिलीज हुआ, लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी है सपोज 788 और KBr का अप्रोक्सीमेटली है नहीं, मैं बोल दे रहा हूं कि KBr का मान लो कि 900 किलोजूल पर मोल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी है। उसके ऊपर से एजम्पशन लगाओ, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे कि अब तुम बताओ कि K और Br की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या Na और Cl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एक दूसरे के कंपेयर में। K ने Br के साथ बॉन्ड बनाया है और Na ने Cl के साथ। KBr की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। श्योर, क्यों, मतलब रीजन? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी, नहीं सॉरी, उसकी वो बॉन्ड लेंथ कम होगी। उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, हाँ। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड एंथैल्पी उसकी लाइक, एक मिनट हाँ हाँ ज्यादा ही होगी, क्योंकि क्या ज्यादा? रुको एंथैल्पी माइनस वो है ना, माइनस 788 NaCl माइनस 900 KBr। तो KBr की बॉन्ड लेंथ कम होगी और KBr बॉन्ड एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी। और हमें मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं, साइन पे नहीं। साइन पे तो नहीं, वो तो निकल रही है इसलिए माइनस लिखा है। तो उसके वजह से वो KBr के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो NaCl की कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। कम होगी। तो कम बॉन्ड लेंथ है
उसको तोड़ने, बॉन्ड लेंथ कम है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कम बॉन्ड लेंथ है, वो टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो ज्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रही है 900। यस करेक्ट, ओके। सो KBr जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी कंपेयर टू दी NaCl। तो ये पूरा कंसेप्ट पढ़ा हमने, उसके बाद ये क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा गया। अब सोचो कि हमने सिर्फ बॉन्ड लेंथ पढ़ा है और ये सब कुछ पढ़ा नहीं, मतलब याद नहीं, पढ़ा तो लिया बट सपोज ये कंसेप्ट याद नहीं है, बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया, अब हम सोचेंगे कि यार वैल्यू तो याद नहीं रखी हमने। अरे वैल्यू याद रखनी ही नहीं है, ऐसे कंपेयर करना है, ओके। जैसे हमें दी, तुम्हें वैल्यू दी होगी, जैसे मैंने दी 480, 788 और 900, ये वैल्यू दी मैंने। अब क्वेश्चन पूछा है बॉन्ड लेंथ का और वैल्यू दे दी है एंथैल्पी की, तो वो कोरिलेशन पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो नहीं होगा। सो जैसे मैंने बताया नीट और JEE में इसके बेस पे कुछ भी उल्टा सीधा कर ले और कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, ओके। कंसेप्ट समझ गए होंगे, जैसे अभी टाइम लगेगा, सपोज 1 मिनट लगा, 30 सेकेंड वॉट एवर, बट कंसेप्ट फिट हो गया, प्रैक्टिस कर लिया ऐसे न्यूमेरिकल, मतलब MCQ न्यूमेरिकल वॉट एवर यू कॉल क्वेश्चंस, ओके। देन वो चलेगा और मार्क्स मिल जाएंगे, दिमाग चलेगा और मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? Yes. समझ में आ गया? Yes. ओके, दैट्स इट फॉर दी स्टूडेंट।